अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, मुझे चैट के थ्रू कंफर्म कर दीजिए। आपको आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है। कंफर्म कर दें प्लीज़। ठीक हो गया जी। चले जी, स्टार्ट करते हैं जी। विंटर सॉरी समर 2026, ठीक है जी, के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, समर 26 के पेपर के बारे में मैं एक बात करता चलूँ कि पेपर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुनासिब था। ठीक है जी। और हम जो है वो हर क्वेश्चन पे बात कर रहे होते हैं। आज का जो एजेंडा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 से ज़रा हम बात को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस सवाल में क्या ऐसा पॉइंट है जो मिस हो सकता था और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स को आसान लगी और कितनी मुश्किल लगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे जी। सही है, रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कैलकुलेट दी एल करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 3 मार्क का सवाल है। डिटरमिन द टर्म्स ऑफ द राइट इशू, 4 मार्क्स का सवाल है। एंड सी डिटरमिन द फोरकास्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव एंड कैलकुलेट हाउ द गियरिंग रेशियो एंड अर्निंग्स पर शेयर विल चेंज अंडर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, 10 मार्क का। तो टोटल ये अगर देखा जाए तो 17 मार्क्स का सवाल था। कोई ज्यादा इसमें थ्योरी पूछी हुई नहीं है। बहरहाल थ्योरी भी आपको पता है हमारे सेशन में कवर होती है, तो इंशाल्लाह जहां जहां थ्योरी आएगी वहां पे फुल फ्लैज कवर की जाएगी। फुल फ्लैज का मतलब है कि सिर्फ बुलेट पॉइंट नहीं बनाए जाएंगे, ओरल डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि फुल फ्लैज जो पेपर लेवल पे लिखनी होती है उतनी आपको थ्योरी क्लास में लिखवाई जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। क्या कहना है जी? रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है। यू वर्क फॉर अमीन लिमिटेड। अच्छा एग्जामिनर, हम आई कैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करते हैं, आपको पता है ये बात। ठीक है जी, हमारा जो तरीकेकार है, अब आई कैप के सॉफ्टवेयर में मसला ये है कि ये जो पेपर है ना, ये दिसंबर 25 का डला हुआ है अभी ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम जो है वो दिसंबर 25 वाला पेपर तो कर चुके हैं सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी। सही है। आई थिंक हम कोशिश करते हैं कि इसको क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4, पेज नंबर 4। तो खैर आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे ताकि कोई चैलेंज भी अगर फेस हो रहा है आपको तो वो सबके सामने आ जाए। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। ठीक है, आई गेस दिस इज। अच्छा, एक हम छोटा सा काम और भी यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट है, ठीक है, मगर हम वहीं से पढ़ लेंगे। पीडीएफ से पेपर में आपको पता है कि आपको ये लेफ्ट हैंड के अंदर सवाल मिल जाएगा और हार्ड में पेपर अभी तक मिल रहा है, आगे हमें नहीं पता। मगर ये कि बहरहाल हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए सॉफ्ट में सवाल को देखने की। सवाल पढ़ेंगे जी। यू वर्क फॉर अमीन लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी ऑन दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एएल इज एन इंपोर्टेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। द कंपनी इज बेस्ड इन कराची. The board intend to raise 10,000 million of new finance to fund a project that will increase the operating capacity of the company. It is expected that pre-tax operating profit will increase by 2,000 million. हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है जी। हम करते क्या है, हम हमेशा जो है ना यहाँ पे कुछ डेटा बनाते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे पास के सोल्यूशन भी, तो हम डेटा बनाते हैं। कुछ मैं 4 की बात हो रही है तो डेटा कैसे बनेगा जी? हम अमीन लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है। एएल इज एन इम्पोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फूड प्रोडक्ट। एएल एक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है जी, और है करते क्या है हम? इम्पोर्टर। ठीक है जी, किसके इम्पोर्टर है? इम्पोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फूड प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि सवाल में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है जी। जरूरी नहीं है आप ये काम करें पेपर में, मगर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये होता है कि हाँ यार, इसमें पेपर में इन्वॉल्व होने का मौका मिल जाता है, क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने का मौका मिल जाता है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि जी हमें कितना फाइनेंस चाहिए? 10,000 मिलियन का फाइनेंस चाहिए। न्यू फाइनेंस ₹10,000 मिलियन का। अच्छा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी जो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे, जिन्होंने सोर्स ऑफ फाइनेंस और वैक पढ़ लिया है। और ये इक्वली उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो अनफॉर्चुनेटली पेपर में पास नहीं कर सके थे जून 26 में। तो वो देखें क्या गलतियां हुई हैं इस पेपर सवाल में, ऐसा क्या हुआ। मुझे ये सवाल निस्बतन काफी आसान लगा है, मगर देखते हैं कि आप लोग जब सॉल्व करते हैं अभी मेरे साथ तो कैसा लगता है। अच्छा, प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ मैथमेटिक्स की बातें इसमें मुझे ज्यादा नजर आई हैं वैसे। वैसे मगर वो वाली मैथ्स नहीं कि आप कहेंगे कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स हो, सिंपल मैथ्स। अच्छा, ये कितने से बढ़ेगा? 2,000। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्री टैक्स है। ठीक है, प्री टैक्स है, कहने को तो आसान है मगर जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पे कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं जी? द बोर्ड आर कंसिडरिंग द रेजिंग द न्यू फाइनेंस थ्रू आइदर अ राइट इशू और थ्रू द सोर्स ऑफ थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा जी, न्यू फाइनेंस जो आपके पास आने का है वो या तो कहाँ से आएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, या तो राइट इशू से आएगा। ठीक है जी,
या फिर किससे आएगा, और डिबेंचर से आएगा। ठीक है जी। डिबेंचर्स है ना मेरे ख्याल से, और लोन नोट से क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। इशूज और डिबेंचर्स, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी, वो कह रहे हैं जी, इन बोथ केसेस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 100 million एंड द न्यू फाइनेंस मस्ट बी सफिशिएंट टू कवर दिस एडिशनल फाइनेंस कॉस्ट। एपीवी के अंदर आपने एक चीज पढ़ी है, मुझे कोई बता सकता है चैट में, इसको हम क्या कहते हैं? इस 100 मिलियन का एक नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है। क्या नाम है बताएं जरा, पार्टिसिपेट करें। एपीवी में बहुत ज्यादा इसका नाम जो है ना वो कहा जाता है। चैट में जवाब अभी तक आने शुरू नहीं हुए। तो न्यू फाइनेंस जो है वो फिर हमने 10,000 का नहीं लेना, वो कह रहा है जी, क्या कहते हैं? वेरी गुड रिजवान, इधर बहुत अच्छी बात की। और कोई देना चाहेगा जवाब? काफी लोग माशाल्लाह लाइव में आए हुए हैं। एक वर्ड क्या होता है जी? एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, जिन्होंने पढ़ा हुआ है मैं एक्सपेक्ट करूं उनको ये पता है, ये 100 मिलियन का एक छोटा सा नाम है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस को हम टेक्निकली स्पीकिंग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, हाँ, इशू कॉस्ट। ठीक है जी, क्या कहते हैं? इशू कॉस्ट। ठीक है जी, इशू कॉल बिल्कुल सही है, अवैस कुरैशी समी सही कह रहे हैं। अच्छा, इशू कॉल भी हमें कहाँ से, अब जेब से कवर करनी है? नहीं नहीं नहीं, इशू कॉस्ट बाय इसने बता दी, वरना आपको याद होगा, जो लोग एपीवी पढ़ चुके हैं उनको पता है इशू कॉस्ट के लिए हम ग्रॉस अप करते थे। अगर 2% इशू कॉस्ट होती है तो डिवाइड बाय 0.98 करते थे, 1% होती है तो डिवाइड बाय 0.99 करते थे। मगर यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूसिव बता दी तो हम ये एज इट इज यूज कर लेंगे। इशू कॉस्ट कितनी है जी? 100 मिलियन की है। तो नया फाइनेंस वो कह रहे हैं इशू कॉस्ट भी आपको जो है ना वो फाइनेंस से कवर करनी है। न्यू फाइनेंस मस्ट बी सफिशिएंट टू कवर दी एडिशनल फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, अभी नए सॉफ्टवेयर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, हाईलाइटिंग का ऑप्शन आ गया। हाईलाइटिंग का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये कुछ अर्से से पहले नहीं था। तो हम यहाँ पे भी हाईलाइटिंग कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे खैर ये सवाल दूसरा है, आपको नजर आ रहा है, बट मैं यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे हाईलाइटिंग का जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है जी, सही है। इसका मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेपर में भी हाइलाइटिंग अवेलेबल होती है। ठीक है जी। तो खैर बहरहाल अभी मैं ज़रूरत के तहत करूँगा, आप हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं, मगर मुझे बुलेट पॉइंट पॉइंट बनाना ज़्यादा बेहतर लगता है। तो 10,000। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोट की, ये कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है सर, वो हमें ना एक्सेल में सॉल्व करने की आदत है, हमसे ऊपर सॉल्व नहीं होता। तो आप अगर नोट करें, मैंने तो सॉल्व करना शुरू कर दिया, बातों बातों में ही, और रेलिवेंट जगह पे शुरू कर दिया। ठीक है ना? रेलिवेंट जगह, ये वो जगह है जो एग्जामिनर कंसिडर करता है, ये वो जगह है जो एग्जामिनर कंसिडर नहीं करता। ये सिर्फ हमारी वर्किंग के लिए, जो नीचे वाला एरिया है। ठीक है ना? क्लियर है बात हमें? अच्छा, अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं भाई, न्यू फाइनेंस हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन न्यू फाइनेंस शोन बिलो। न्यू फाइनेंस है राइट इश्यूर, if the new if new equity finance is raised, the board would like the terms to be such that earning per share does not reduce as a result of new share issue। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कह रहे हैं अर्निंग पर शेयर जो है वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू राइट इशू। इस पॉइंट को हमें लिखना होगा। ठीक है जी। अगर हम इक्विटी फाइनेंस पे जाते हैं या राइट इशू पे जाते हैं, इक्विटी फाइनेंस कह लेते हैं राइट इशू को। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कर दी है, वो ये की है कि ईपीएस विल नॉट चेंज, विल रिमेन सेम। यानी कि जो ईपीएस अभी है वही ईपीएस बाद में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैथ्स की रिवर्स वर्किंग लगेगी। यू विल नीड टू एडवाइस ऑन सुटेबल टर्म्स फॉर द राइट इशू इंक्लूडिंग द इशू प्राइस फॉर द न्यू शेयर्स। ठीक है जी, इसीलिए आपने इसकी बेसिस बताना है कि कैसे हम राइट शेयर। अच्छा, राइट शेयर हमेशा है ना, आपने नोट किया होगा, वो हमेशा इस तरह होता है, 1 for 5, 1 for 4, 2 for 5, 3 for 10। यहाँ पे राइट शेयर का टर्म आपसे बोला हुआ है, आप बताएंगे यू विल नीड टू एडवाइस ऑन सुटेबल टर्म्स। आपने सुटेबल टर्म बताने ऐसा ऐसा के ईपीएस सेम रहे। ठीक है ना? इशू प्राइस भी आपने बतानी है, वो नीचे रिकॉर्मेंट में आ भी रहा है। कहाँ आ रहा है जी? बी पार्ट में आ रहा है। डिटरमिन द टर्म ऑफ द राइट इशू, 4 मार्क का सवाल है, तो इसको हमें थोड़ा कॉशियसली देखने से मैथ्स की रिवर्स वर्किंग लगेगी। कॉम्प्लेक्स नहीं है, परेशान नहीं होइए। आपका मैथ्स का टीचर मैं हूं यहाँ पे, जितने लेवल की मैथ्स चाहिए वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं, टेंशन ना लें जी, टेंशन ना लें। अच्छा, आगे बढ़े जी, क्या कह रहे हैं हमसे? क्या कह रहे हैं कि हमें राइट शेयर के टर्म्स बताने हैं। सही है जी, ये बात हो गई। ईपीएस रिमेन द सेम। डिबेंचर इशू में कह रहे हैं न्यू डिबेंचर वुड बी इशूड अंडर द सेम टर्म एज एक्जिस्टिंग डिबेंचर्स, एज सच दे वुड बी इशूड एंड redeemed at par and carry a coupon rate of 14%। किसी को अगर याद आ रही है एक लाइन, इस लाइन की वजह से किसी को अगर याद हो, मैंने एक डायलॉग अपने लेक्चर्स में बताया है। वैसे तो यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मगर बहरहाल मैं समझता हूँ कि इन सेशन का पर्पस ये भी होता है कि हमारा रिवीजन हो जाए, कुछ की कॉन्सेप्ट हमारे इसी बहाने रिवाइज हो जाए। कोई हिम्मत करना चाहेगा, चैट के थ्रू बताना चाहेगा
कि इस लाइन से आपको क्या बातें समझ आती हैं, कुछ ऐसी चीज है जो हमने कभी जिंदगी में पास्ट में अपने सेशंस में देखी है। इवन तो इस सवाल में अगर आप वो बात नहीं भी क्लियर आइडेंटिफाई करेंगे, इट्स इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, बट स्टिल मैं समझता हूँ आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, जवाब नहीं आया। माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं आज के सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव सेशन में। अच्छा, न्यू डिबेंचर सेम टर्म एज एग्जिस्टिंग डिबेंचर। अच्छा ठीक है जी, तो न्यू डिबेंचर्स का कह रहा है कि भाई सेम टर्म दोगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने शुरू हुए हैं, कुछ बेहतर आंसर आ रहे हैं। सेम टर्म्स एज एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स, ठीक हो गई बात, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, और कूपन रेट कितना है जी? अच्छा, इशू और रिडीम एट पार, ठीक है, कूपन रेट 14% है। और कितने साल का डिबेंचर है ये भी देख लें जी। पार पे रिडीम हो रहा है, 15 साल का डिबेंचर है, डेट बीटा जीरो है। अच्छा जी, आंसर आए हैं जी, क्या कह रहे हैं जी? रहीमुल्ला, थोड़ा एक्सप्लेन करें, मैं आपकी बात समझ गया हूं मगर मैं चाहूंगा थोड़ा एलैबोरेट करें। नहीं अहमद अब्दुल्ला, कोई अलग बात हो रही है, टैक्स सेविंग तो आती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये टैक्स सेविंग की वजह से काफी माजरा जो है वो चेंज होगा आगे। सही है, कहानी चेंज होगी, मगर मैं भी एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन की बात करूँ, टैक्स सेविंग तो एक्चुअली इंप्लीमेंट होगी। एक वो चीज है जो इस सवाल में डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होगी, मगर बहरहाल आपको पता होनी चाहिए। ये जो लाइन है ना कि विड बी रिडीम एट पार एंड इशूड एट पार, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा हाईलाइट करूं, इसका कोई मुझे बता सकता है कि इशूड एंड रिडीम एट पार से क्या मुराद है? अगर कोई डेट इशू भी हो रहा है और रिडीम भी हो रहा है पार पे, तो जिस दिन वो इशू होता है, हाँ वेरी गुड रहीमुल्ला, जिस दिन वो इशू होता है उस दिन उसका कूपन रेट और मार्केट रेट बराबर होता है। जिस दिन वो इशू होता है उस दिन उसका कूपन रेट, यानी कि कूपन रेट 14%, यही इसका केडी बन जाता है। याद है? किसी को बात याद आ रही है? हाँ, अगर कोई ये बॉन्ड रिडीम, सॉरी, इशू हुआ होता प्रीमियम पे या इशू हुआ होता डिस्काउंट पे, फिर मैं आपसे ये बात नहीं कर सकता था, फिर मुझे आईआरआर निकालना पड़ता। मगर अभी मुझे, अभी पहले दिन, आज के दिन आईआरआर निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने निकाल के दिखाया हुआ अभी अपने सेशन में, आंसर सेम ही आता है, सेम ही आता है। याद आया अहमद अब्दुल्ला? देखो ये छोटी छोटी बातें हैं यार, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब आप पेपर लेवल पे जाओगे ना, तो आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। वो तो किस्मत अच्छी है कि अभी ये चीज़ नहीं लगानी थी, मगर हो सकता है कभी वैक निकालना होता। वैक इसमें निकालना है वैसे, फिर भी मैं बताऊंगा क्यों इसमें जरूरत नहीं है। अगर वैक निकालना हो प्रैक्टिकली पेपर में, तो ये KD 1 - T और KD पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। आपकी जो जांच है ना, आपकी जो जांच है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सही है, इंफॉर्मेशन की जांच। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। लड़े में अच्छा, ये बात याद आ रही है किसी को जो मैंने कही है कि कूपन और मार्केट रेट बराबर हो जाता है, कूपन रेट इज इक्वल टू KD हो जाता है? हाँ, ये किसी को याद है? कहीं हमने देखा, समझा, अप्लाई किया, कुछ सवालों में अप्लाई भी किया रिसेंट टाइम में। एक आध सवाल है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वहां पे हमने ये अप्लाई भी होता देखा है। खैर, अच्छा, ये वो एक सवाल, जब बच्चे मुझे अक्सर इंडिविजुअल क्वेरी पूछते हैं तो वो मैसेज करते हैं, सर इस सवाल में आईआरआर क्यों नहीं निकाला, इस सवाल में आईआरआर क्यों नहीं निकाला, कूपन रेट को क्यों नेट ऑफ टैक्स कर लिया डायरेक्टली? तो ये उस बात का जवाब है, कूपन रेट को डायरेक्ट नेट ऑफ टैक्स आज के दिन किया। हाँ, जब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ऑब्वियसली फिर वो मार्केट वैल्यू चेंज होगी, फिर आईआरआर पे जाएंगे, वो एक अलग डिबेट है, मगर पहले दिन की बात हो रही है। अच्छा, डिवेंचर वुड बी रिडीम आफ्टर 15 ईयर, डेट बीटा जीरो है जी, जिंदगी आपकी आसान हो गई है। इन्फॉर्मेशन फॉर योर कैलकुलेशन इज शोन बिलो, डेट बीटा भी बहुत अच्छा सवाल दिसंबर 25 में मौजूद है। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, दिसंबर 25 के यूट्यूब चैनल में मौजूद है, एड फ्री वीडियोस हैं सारे। अच्छा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फोरकास्ट बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट, डेट, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फोरकास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट न्यू प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सूदी इन जो है एक्सपेंस आ गया, फिर टैक्स माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, फिर इक्विटी बीटा बता दिया, मार्केट रेट बता दिया, रिस्क फ्री रेट बता दिया, एप्लीकेबल टैक्स रेट बता दिया। यार प्लेट में रख के दे दिया है भाई, प्लेट में रख के दे दिया, प्लेट में। अच्छा, अब लास्ट बात, अच्छा इसको देख के फौरन मेरे जहन में क्या आ गया, बीटा गिवन है, मार्केट रेट गिवन है, रिस्क फ्री रेट गिवन है, फौरन मुझे बता दो क्या निकल आएगा? निकाल लेंगे बाद में, मगर निकल के आएगा फौरन ही बता दो यार मेरे ख्याल से। हाँ, हमारा पुराना दोस्त, सही कह रहे हैं सफा मुकीम, सही कह रहे हैं उमेर, बिल्कुल सही है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, शाबाश। कि इतनी तो जांच होनी चाहिए कि देखते ही हमारा फौरन शिकार आ जाए कि भाई ये तो हमारा नहीं। वैक तो बहुत बाद में आएगा रिजवान, वैक तो बहुत बाद में आएगा। सही कहा सैफुल्ला रिजवान ने, सही कहा मलिका ने, सही कहा अब्दुल मतीन ने कि केई हमें सामने नजर आ रहा है। हमें पता है केई या तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकलता है या CAPM से निकलता है, तो यहाँ पे सारी चीजें वाजे हैं, वाजे हैं। वो अलग बात है, थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में। सही है, ये 10 मार्क का जो सवाल है इसमें थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में, वो बाद में बताएंगे, मगर अभी नॉर्मल कहानी बात करें तो यार गेम तो आसान है। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस सवाल की, वो ये है क्या है जी, जो मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूं। नोट यूज बुक वैल्यूज ऑफ इक्विटी एंड डेट फॉर योर कैलकुलेशन। आप मुझे एक बात बताइए
जब हम वैक कैलकुलेट करते हैं तो वैक मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है या बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होता है? इतनी बार जिंदगी में वैक कैलकुलेट किया है, इतनी बार कैलकुलेट किया है, इतनी बार कैलकुलेट किया है, मैं बता नहीं सकता। कुछ लोगों ने तो एमएफए में भी कैलकुलेट किया है। हमेशा हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल मतीन, उमैर, सफा मुकीम और मलिका, सैयद हसन नईम, ठीक है जी, हसन नईम, हाँ, अवैस कुरैशी, मोहम्मद बिन तारिक, अहमद अब्दुल्ला, सैफुल्ला रिजवान, नहीं सैफुल्ला रिजवान चंदा। हम हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करते थे, मगर अब इसकी वजह से काया पलट गई। हमें किस पे कैलकुलेट करना है? बुक वैल्यू पे। जब बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना है तो कहानी थोड़ी चेंज होती, सही है ना? बुक वैल्यू पे वैक कैलकुलेट करना है तो हम ये ध्यान में रखेंगे, यूज बुक वैल्यूज। ये मैं लिखूंगा, कहानी ऑफ डेट एंड इक्विटी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा पहले पार्ट पे। पहला पार्ट क्या है जी? पहला पार्ट बड़ा आसान सा है। पहले मैं कह रहा कैलकुलेट करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। 3 मार्क का सवाल है, दिखने से ही लग रहा है यार ये मुश्किल होगा या आसान होगा? ईमानदारी से बताए, 3 मार्क का सवाल है तो दिखने से क्या लग रहा है? वैसे यार मतलब देखते ही कहते हैं ना, ये तो अल्लाह माफ करे, वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा मैं, वर्ड चेंज कर लेता हूँ। ये तो छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, तो लिखने से लग रहा है यार ये आसान होगा। अच्छा, वैक निकालने का उसूल आपको पता है क्या होता है? जब मैं वैक पे आता हूँ, जब मैं वैक पे बात करता हूँ, तो फौरन ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे ही वैक आता है मेरे सामने, मैं तो क्या करता हूं भाई? जब भी वैक आता है तो मैं क्या बनाता हूँ? जल्दी जल्दी बता दो यार, पता है आप लोगों को। डेटा बनाते हैं ना, 2x2 3x3, 2x2 3x3, बताओ जल्दी से। कोड वर्ड बताओ क्या है? 2x2 है, 3x3 है। यानी कि कितने फाइनेंसेस अवेलेबल है? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट को देख लो ना भाई। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में शेयर कैपिटल आ रहा है जी, रिटेन प्रॉफिट आ रहा है जी, डेट आ रहा है जी। ठीक है, तो इसका मतलब है बिल्कुल वैक के कंपोनेंट लिख दीजिए। ई लिखेंगे, डी लिखेंगे, के ई लिखेंगे, के डी 1 - टी लिखेंगे। लो जी, वैक हाजिर, वैक हाजिर। ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है। 2x2, वेरी गुड हो, मैं 2x2, यानी कि 4 इंग्रेडिएंट पता चल जाएंगे तो मेरे 3 मार्क का सवाल आ जाएगा। अच्छा, मेरी जिंदगी इसने आज आसान कर दी एक तरह से। वैसे जो अलग बात है वो अलग बात है, पेपर में कुछ लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। यार ई क्या होगा? ई, ई कैसे निकालते हैं? ई निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ शेयर बता सकते हैं, 1000 मिलियन और 100 रुपए की पार वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बताएं? जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें यार चैट में। 1000 मिलियन का शेयर कैपिटल है और 100 रुपए का एक शेयर है पार वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर मेरे ख्याल से 10 मिलियन हो जाते हैं। इस 10 मिलियन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? शेयर प्राइस से। अच्छा, शेयर प्राइस दी हुई है सवाल में, शेयर प्राइस दी हुई है सवाल में, शेयर प्राइस नहीं दी हुई, शेयर प्राइस दी हुई है, नहीं दी हुई। अच्छा, शेयर प्राइस निकल सकती है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा दूं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला होता है D1/K-G, D1/P0 = D1/K-G। ओ भाई, डिविडेंड है ही नहीं, डिविडेंड तो है ही नहीं, डिविडेंड कहाँ है? डिविडेंड तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ओ भाई, इस बार इसने कह दिया बुक वैल्यू यूज कर लो तो बात खत्म हो गई। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है? ये शेयर प्राइस वाला गेम खत्म हो गया, ये यूजलेस हो गया, रिडंडेंट हो गया, नकारा हो गया। क्या करेंगे जल्दी से बता दो, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है हमारे पास? स्क्रीन पे आपके सामने आंसर मौजूद है, एक मिनट, नहीं अभी नहीं मौजूद है, अब मौजूद है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी में मैं क्या लिखूंगा? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। 1000, 103,800, 50,000, 154,800। इन चार में से कौन सी फिगर आएगी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी में? जल्दी जल्दी बता दो। गलत जवाब, मोहम्मद बिन तारिक। मलिका गलत जवाब। नहीं, आंसर तो बताओ। हसन हसन नईम, हसन नईम वेरी गुड, सही आंसर दिया है। रिजवान इधर, 100 रुपए का मसला है, आंसर सही है तुम्हारा। मतीन, अब्दुल मतीन, नो रॉन्ग। सफा मकीम का आंसर गलत है जी, थोड़ा सा गलत है। समी का आंसर सही है जी। मोहम्मद बिन तारिक का आंसर सही नहीं है। अवैस कुरैशी का आंसर सही है। रिजवान हैदर का आंसर बिल्कुल सही है। अहमद अब्दुल्ला का आंसर भी बिल्कुल सही है। और बाकी लोग माशाल्लाह चैट पे हैं, जवाब दे, कोई टेंशन की बात नहीं। गलत अभी हो जाए, पेपर में नहीं होना चाहिए। ओ भाई, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी में शेयर कैपिटल के साथ हमरे को रिटेन प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ता है भाई। बुक वैल्यू में बैलेंस शीट वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू मींस इक्विटी की बैलेंस शीट वैल्यू। बिल्कुल सही कहा उमैर आपने, बिल्कुल सही कहा। ये रीसेंट अटेम्प्ट में आया, वो भी ये कुछ अटेम्प्ट पहले, मुझे एग्जैक्टली अटेम्प्ट याद नहीं आ रही यार, अपोलॉजीज। मगर ये 2022 के बाद आया भाई, ये 21 22 के बाद आया भाई ये। ठीक है, वेरी गुड। 103, 1000 + 103 800। चले जी, गेम आसान करेंगे आज। 104 800। अच्छा, आप निकालना भी चाहें तो निकाल नहीं सकते, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी पे ही काम करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू पॉसिबल भी नहीं थी तो इसका। अच्छा, डेट की मार्केट वैल्यू, डेट की 50,000 ही ले लेंगे, कोई हमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। के ई के लिए आपको पता है फॉर्मूला लग जाएगा, RF + बीटा, RM - RF। आरिफ भाई हमारे दोस्त हैं जी, टैक्स सीजन आ गया है, उनसे बात करनी है भाई, अपना डेटा दे दो मुझे। ठीक है, ताकि आपका रिटर्न हर साल कितना इंशाल्लाह हम फाइल कर दें।
आर एफ रिस्क फ्री रेट, आर एफ भाई 12% है जी। ठीक है जी, बीटा हमारे पास 1.5 है, मार्केट रेट 17 है। ठीक है जी, सॉल्व कर लें, कितना आ गया जी? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 19.5%, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच उमेर मलिका, थैंक यू। अच्छा, केडी वन माइनस टी बता दो जल्दी से, वैक हमारा हाजिर, 3 मार्क, बिल्कुल सिंपल। केडी वन माइनस टी बता दीजिए भाई। केडी वन माइनस टी के लिए आईआरआर निकालना पड़ेगा भाई, आईआरआर नहीं निकल सकता, मार्केट वैल्यू नहीं है, आईआरआर निकालने की जरूरत भी नहीं, जब उसने खुद कह दिया बुक वैल्यू पे काम करो तो गेम खत्म। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट में डेट कितने परसेंट पे रिकॉर्ड होगा? हाँ सर, ये बात तो 14% ले लो, मगर 14% तो नया डेट का है। नया डेट है 14%। 14% तो नया डेट है भाई, पुराने डेट का कहाँ डेट है? ये तो पुराना डेट यूज कर, अभी तो मैं एग्जिस्टिंग वैक निकाल रहा हूँ ना, अभी नया डेट थोड़ी ऐड किया, एग्जिस्टिंग करंट। अगर मैं नया निकालता तो फिर मैं ऐड करता डेट में 50,000 में, वो ऐड करता न्यू फाइनेंस जो लिया है 10,100 का। वो मैंने ऐड तो नहीं किया यहाँ पे। क्या ऐड कर दूं? नहीं, वो मना किया उसने, बोला एग्जिस्टिंग वैक निकालो, करंट वैक निकालो, तो ये 14% तो उसका रेट है, फिर मैं क्या करूं? 12% ले लूं? 12% कहां से निकाला? रिस्क फ्री रेट ले लूं। अब्दुल मतीन, वेरी गुड रहीम मुल्ला। अब्दुल मतीन देखो, ये मैं सुनना चाह रहा था। देखा, पिटफॉल आ गई ना, पिटफॉल समझते हो? ये पिटफॉल है। ये पिटफॉल है, पिटफॉल मतलब ये पेपर में ना एक मसला हो जाता है, हमने दो वजह। एक तो ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो किसी ने बहुत अच्छा कमेंट में बताया, वेरी गुड, रहीमुल्ला ने भी सही बताया, समी ने भी सही बताया, हसन नईम ने भी सही बताया। सेम टर्म लिख दिया। सेम टर्म एज एग्जिस्टिंग डिबेंचर, इसका मतलब है कि जो नया डिबेंचर का टर्म है वही पुराने डिबेंचर का भी टर्म है। क्लियर हुई बात आपको लड़के? अब्दुल मतीन, पिक हुआ पॉइंट यार? गलती नहीं करनी है हमने, आसान सवाल है। तो वो कह रहे हैं सेम टर्म पे हमारा जो है ना नया डेट इशू हो रहा है, तो सेम टर्म का मतलब है कि 14%, इसका मतलब है पुराना भी होगा 14%, नया भी होगा। क्या ख्याल है? एग्री करते हैं? ठीक हो गया? अच्छा, एक और तरीका भी है, बहुत कुछ बच्चे बहुत अच्छी बात करें कि सर हम ऑडिटर हैं, हम ऑडिट करेंगे। तो ऑडिट भी कर लो इसका। 7,000 इंटरेस्ट है, इसको डिवाइड करो 50,000 से, देखो क्या आ रहा है। 7,000 के सूद को 50,000 के डेट से डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है। 7,000 को डिवाइड करो 50,000 से तो क्या आता है, ऐसे भी चेक कर लो। क्योंकि बुक वैल्यू पे काम करना है ना, वो तो बात ही खत्म हो गई। मार्केट वैल्यू इस तरह भी 14% आ रहा है, वेरी गुड। और डायरेक्ट 14% डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं डायरेक्ट पे जाऊंगा क्योंकि पेपर में टाइम बचाना होता है और कॉन्सेप्ट हमारे बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। इंटू वन माइनस टी कर लीजिए, 0.29। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कितना आ रहा है? 9.94%। ठीक है, तो वैक निकाल लेते हैं। क्लियर है? वैक निकाल लेते हैं। वैक का फॉर्मूला क्या है भाई? के इंटू ई। ठीक है जी, प्लस के डी वन माइनस टी इंटू डी। ठीक है जी, अपॉन अपॉन ई प्लस डी। चलें जी, तो वैक निकाल लेते हैं, गेम खत्म हो जाती है मेरे ख्याल से। ठीक है ना भाई? बुक वैल्यू की वजह से जिंदगी आसान हो गई, आसान हो गई। मुश्किल नहीं, आसान हो गई। तो के ही कितना है जी? के ही हमारे पास मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं। ये ई है, ये डी है, ये के ही है। वैक निकाल लें आप लोग यार। मैं तो थोड़ा शशका करूंगा, शशका मतलब मुझे शौक है वर्किंग शो करने का, और आपको भी शो करनी चाहिए, फॉर्मूला शो करने का भी मुझे शौक है, बीइंग अ टीचर भी सॉल्व कर शो करता हूँ कि नहीं यार, आपको प्रॉब्लम ना होना। आ गया वैक जी 16 पॉइंट। मैं शेयर करूंगा बाद में, मगर अहमद अब्दुल्ला, साथ साथ नोट करना चाहो तो कर लो, आई डोंट माइंड। ठीक है, मगर मुझे तो उस वक्त मज़ा आएगा जब आप लोग भी आई के सॉफ्टवेयर पे साथ साथ मेरे सॉल्व करो, तो मुझे मज़ा आए कि हाँ यार, लगे कि आप लोगों की चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर पॉसिबल है तो। अब तो खैर सवाल शुरू हो गया, मगर वैसे बात करो, वो तो मैं शेयर कर ही देता हूँ थोड़े टाइम में, मसला नहीं है। चलो जी, वेक निकाल लो जी, वेक कितना है? वेक कितना है? वेक आ गया जी, कितना आ रहा है? 16.4 आ रहा है, ठीक है जी। लो जी, 3 मार्क्स आ गए हमारे। ठीक है जी, वेक आ गया। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा सेव कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, क्योंकि अच्छा देखिए, मैंने एक्सेल यूज़ नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्सेल यूज़ करने की, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं एक्सेल पे काम करूँ यार। और फिर उसमें डर भी है कि अल्लाह ना करे मैं उसको कॉपी पेस्ट करना भूल गया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा।
फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मैं ज़रा इसको अपने पास सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको कट कर लेते हैं, अनवांटेड एरिया क्रॉप कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, चलें जी, वैग निकल आया। अब अगली बारी बारी चलते हैं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें भाई। यार देखे, टाइम लगता है, मगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखा जाए तो असल वर्किंग तो ये है खाली, ये वाली। ऊपर तो मैंने ऐसी नोटिंग की है, असल वर्किंग तो इतनी सी हुई है। सही है ना? बस देख लें, मगर आप एक्सेल पे करें तो यार कॉपी पेस्ट करना नहीं भूलिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश हो। अभी टाइम का मसला आ नहीं रहा वैसे पेपर में। ठीक है ना? अच्छा, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी अगले पार्ट पे चलेंगे यार, टाइम का में मुकाबला सख्त है, नमाज का भी टाइम हो रहा है। डिटरमिन द टर्म्स ऑफ द राइट इशू, 4 मार्क का सवाल है। राइट इशू के टर्म्स हमें निकालने हैं। कैसे निकलेगा? इधर इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करें ना। हमने हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए राइट इशू के टर्म क्या होंगे भाई, हमसे पूछे। तो राइट इशू के बारे में हमने पढ़ा था, छोटा सा सवाल है, निक्का सा सवाल है। वो कह रहा है भाई ऐसे आपने एक इशू करना है कि आपका ईपीएस सेम रहे, ईपीएस डज नॉट चेंज, ईपीएस डज नॉट रिड्यूस एज रिजल्ट ऑफ न्यू शेयर इशू। ठीक है ना? अच्छा, उसूली तौर पे आपको क्या लगता है कि ईपीएस बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए राइट शेयर से? सोच के बताएं। ईपीएस बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए राइट शेयर से उसूली तौर पर? जब नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाएंगे राइट शेयर्स की वजह से, तो ईपीएस उसूली तौर पे गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। मगर यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट भी तो आ रहा है, 2000 मिलियन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी तो आ रहा है। तो उसने कहा है कि आपने ऐसा इशू करना है कि ईपीएस सेम रहे, गिरे नहीं। ये भी नहीं बोल रहा बढ़े, ये भी नहीं बोल रहा कि गिरे, बस कह रहे हैं सेम रहे। ठीक है ना? मतलब यही मतलब हुआ ना इसका। अब आप बोलो नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है कि सेम रहे? मगर ये तो लिखा है ना कि रिड्यूस ना हो। इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं यार बस कम ना हो जाए, बड़ा। आप ये भी कह सकते हो सर, ये इसका मतलब ये भी हो सकता है ईपीएस बढ़ा दो। तो ईपीएस कितना बढ़ाओ? 10 रुपए बढ़ाओ, 50 रुपए बढ़ाओ, 100 रुपए बढ़ाओ, 1 लाख रुपए बढ़ाओ, कितने बढ़ाओ? तो वो तो नहीं बता रहा। तो इसका मतलब है हम सेफ ये कह सकते हैं कि ईपीएस को उसने कहा है कि आप सेम रख दो। क्या रख दो? ईपीएस विल नॉट रिड्यूस का मतलब है ईपीएस विल रिमेन द सेम। सही है ना? कि कम ना हो, कम ना हो इसका मतलब है, क्योंकि अक्सर अंदेशा बढ़ने का तो नहीं होता, बढ़ने में कोई जो है वो क्या कहते हैं परेशान नहीं होगा, कम होने में परेशान होगा। तो हम पहले करंट ईपीएस निकाल लें। सिरा क्या है? सिरा क्या है? पहले करंट ईपीएस निकाल लें। हाँ भाई, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हमें नया शेयर इशू करना है, ये हमें नहीं पता, और वो कह रहे हैं बस ईपीएस को आप गिनने ना दो, तो हम करंट ईपीएस निकाल लेते हैं। निकल सकता है करंट ईपीएस? देख के बताइए, स्क्रीन पे आपके सामने है जी। कैसे निकलेगा? ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से। अर्निंग्स को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से। अर्निंग्स कितनी है आपके पास? अर्निंग्स हैं 683 निकालिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पीएटी को डिवाइड कर लो, एक ही बात है। 683, 6830 आपका वो है, क्या कहते हैं, पीएटी, जिसे हम अर्निंग कह सकते हैं। डिवाइड करना है तो इसको यहाँ पे ले जाके अपॉन करें। कितने शेयर थे? 10 मिलियन शेयर थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1000 डिवाइड बाय 100, 10 मिलियन शेयर थे ना? याद आ रही है किसी को बात? चलो लिख लेते हैं करंट शेयर्स। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है पेपर में, आप ये वर्किंग अवॉइड कर सकते हो, मगर मैं चलो आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अच्छा जी, ये क्या हो गया भाई? ये तो लाइन बहुत बड़ी हो रही है, बुरी लग रही है। अब बुरी नहीं लगेगी। ठीक है जी, कितना हो गया? 683 पर शेयर। क्लियर है बात हमें? न्यू शेयर अभी निकालते नहीं, गलत आए हूं मैं, 2.92 नहीं है, गलत है। 2.92 इज नॉट अ राइट आंसर। अच्छा, अब क्या करें? अब क्या करें भाई? ईपीएस तो निकाल लिया, अब क्या करें? टर्म ऑफ द रेंट इशू कैसे निकलेगा यार? जरा सोचो ना प्लीज यार, सोचिए।
अब वैसे ये एफएफआर का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ वेटेड एवरेज शेयर्स का तो सीन ही नहीं है ना। वो तो बोनस शेयर जब आते हैं तब हमें करना होता है, जब राइट शेयर आ जाते हैं उसके बाद देखना होता है। तो अभी तो राइट शेयर इशू ही नहीं हुए ना, अभी तो एग्जिस्टिंग ईपीएस निकाल रहे हैं। जी बताइए। तो सिंपल रखेंगे बात को, क्या करें। अच्छा, कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है। कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है। 10,100। कहीं लिखा था मैंने, हमने कहीं लिखा था ये रहा। 10,100। ठीक है जी। हाँ देखा ना, गलती कर दी ना लड़के। मैंने तुम्हें कहा था ना, छोटी छोटी बातें गलत हो जाती हैं उमेर। आप लोग भी ट्राई करो, उमेर ने ट्राई अच्छी की है, वैसे गलती हो गई उमेर से, उमेर को समझ भी आ गई है माशाल्लाह। कितने राइट शेयर इशू करें भाई। क्या करेंगे जल्दी बता दो। सर समझ नहीं आ रहा। नहीं, सोचो 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 के तो समझ आएगा यार। नथिंग इज इम्पॉसिबल। करंट ईपीएस 683 आ गया, क्या मैं कहता हूँ रिवाइज ईपीएस भी यही होगा। यहां तक बात समझ आती है। यहां तक बात समझ आती है। अब क्या करूं। तो रिवाइज ईपीएस का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ये ऊपर से उठा लेता हूँ। रिवाइज ईपीएस, रिवाइज अर्निंग्स डिवाइड बाय रिवाइज शेयर्स। हाँ जी, यहां तक एग्री करते हैं। बोलो भाई। हमरे को यहां तक क्लियर है भाई। हाँ, आगे बढ़ जाएं। ठीक है। अच्छा, रिवाइज अर्निंग निकाल सकते हैं आप मेरे लिए। एक्सेल का सहारा ले लेते हैं। रिवाइज अर्निंग्स। रिवाइज अर्निंग के लिए क्या करें। एग्जिस्टिंग अर्निंग ले लें। कितनी थी एग्जिस्टिंग अर्निंग आपकी। 6830, ये रही 6830। ठीक है जी, इसको डबल क्लिक कर दो ताकि ये बुरा ना लगे अपने को। इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे। हाँ जी, इसमें क्या ऐड करेंगे। एडिशनल प्रॉफिट। 2,000 था ना भाई, तो दोनों को ऐड कर लूं। हम्म। ये आ गई रिवाइज अर्निंग, एग्री करेंगे जल्दी बताएं। नहीं, अब अहमद मेरी बात समझो। ये बात समझ आती है अहमद के। अहमद अब्दुल्ला आपसे बात हो रही है कि करंट ईपीएस 683 है। अहमद यहां तक क्लियर है बात। हाँ। सिरा क्या है, सिरा क्या है, देखो मेरी बात समझो। और रिवाइज्ड ईपीएस भी उसने कहा 683 होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा सेम होना चाहिए ना, गिरना नहीं चाहिए। तो उसका मतलब है वो सेम चाहता है। उसको डर लगा हुआ है कि यार गिर ना जाए नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से। यहां तक बात समझ आती है। अब मेरे पास रिवाइज अर्निंग ईपीएस निकालने के लिए रिवाइज अर्निंग होनी चाहिए और रिवाइज शेयर्स होने चाहिए। तो मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास ये 683 मौजूद है। एग्री करते हो, देखो नीचे की तरफ देखो अगर। तो ये मौजूद है। इसको मैं बोर्ड, इसको अंडरलाइन कर दे, इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, हटा दिया चलो बल्कि। रिवाइज अर्निंग देखो ये निकाल लूंगा मैं। तो जब मैं रिवाइज अर्निंग निकाल लूंगा 8830, तो नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर मेरे पास 10 मिलियन है अभी। रिवाइज शेयर कितने हो जाएंगे, रिवाइज शेयर कितने हो जाएंगे। हाँ मुझे पता है अभी गड़बड़ है इसमें, मुझे पता है गड़बड़ है। रिवाइज शेयर कितने हो जाएंगे अब्दुल्ला, तुम बताओ, अहमद अब्दुल्ला। तुम्हारे दिन में क्या आता है। रिवाइज शेयर 10 मिलियन ही रहेंगे क्या, पहले 10 मिलियन शेयर थे, ये रहे 10 मिलियन शेयर निकाले थे। बाद में क्या मैं कह दूं कि न्यू शेयर्स जो हैं वो एक्स हो जाएंगे। लेट न्यू शेयर्स टू बी इशूड एक्स। क्या ख्याल है। तो अब क्या बनेगा भाई। तो 10 + x लिख दूं इसको। क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। क्या हमें इतनी मैथ्स आती है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, एक्स निकाल लें। जवाब दो। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है सैफुल्ला सही कह रहे हो आप, उमैर आप सही कह रहे हो। मगर अभी मैं जरा अहमद अब्दुल्ला को चाह रहा हूँ कि हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। फिर मैं बताता हूँ इसमें गड़बड़ है।
क्लियर हो गई बात? तो मैंने क्या किया कि सिरा पकड़ा, सिरा मेरा था करंट ईपीएस, वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा यार नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, इसको एक्स ले लेता हूँ। रिवाइज अर्निंग निकाल, अच्छा रिवाइज अर्निंग में गड़बड़ है, बता दो क्या गड़बड़ है, जल्दी जल्दी बताओ, सैफुल्ला ने पकड़ लिया क्या गड़बड़ है, उमैर ने भी पकड़ लिया क्या गड़बड़ है, बाकी आप लोग भी सुन लो, सफा मुकीम सही कह रहे हैं कि भाई ये प्री टैक्स था। इसमें कहीं लिखा हुआ भी था कि 2000 प्री टैक्स है, मैंने कहीं आपको कहा भी था ऑपरेटिंग प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्री टैक्स, प्री टैक्स का मतलब है इस पर टैक्स नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है इस पर टैक्स आपने लगाना है, इसका मतलब है कि इसको हमें लेस करना पड़ेगा क्या। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है, जल्दी जल्दी फाइनल करें यार। टैक्स ऑन एडिशनल प्रॉफिट कितना जी? 0.29 इंटू दिस 29,000। अब जो है ना ये आया, अच्छा ये नहीं कर रहा, कभी कभार मसला करता है, कोई बात। 8250, दिस इज अवर रिवाइज अर्निंग्स। ठीक है जी, चलें जी, मेरे ख्याल से हम बहुत करीब आ गए अपनी मंजिल के। 8250 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलें जी, सॉल्व कर लें ज़रा यार, क्या हो जाएगा ये? 10 + x इज इक्वल टू 8250 डिवाइड बाई 683। चलें जी, x कितना आ गया जल्दी जल्दी बता दें। 2.079 मिलियन। आई कैप ने उसको राउंड कर दिया है, मगर मैं राउंड नहीं करूँगा, मैं राउंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो न्यू शेयर्स, x इज इक्वल टू न्यू शेयर्स, बल्कि यहीं लिख देता हूँ, राइट शेयर्स। ठीक है जी, अच्छा न्यू ये टर्म्स क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 2.079 रेशियो 10। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना, 2 for 10, 1 for 5, यही होता है ना। तो 2.079 आई के अपने राउंड कर दिया, मगर मैं राउंड नहीं कर रहा। और कोई मुझे बता सकता है वैसे इशू प्राइस क्या हो जाएगी? वैसे निकालनी नहीं है इशू प्राइस, वैसे अगर कोई निकालना चाहे वैसे निकालनी नहीं है, आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए निकलवा रहा हूँ। कैसे निकलेगी इशू प्राइस? ₹10,100 मिलियन डिवाइड बाय 2.079 मिलियन, मिलियन मिलियन कॉमन ले रहे हैं, इशू प्राइस भी आ जाएगी। ऐसा ही है भाई, अगर इशू प्राइस निकालनी हो, वैसे निकालनी नहीं है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहां तक बात समझ आती है? ये ऑप्शनल मैंने किया काम, ये ऑप्शनल था। टर्म्स ऑफ द राइट इशू समझ आ रहे हैं? टर्म्स ऑफ द राइट इशू मतलब ओल्ड वर्सेस न्यू, मैं लिख भी देता हूँ चलो। न्यू रेशियो एग्जिस्टिंग शेयर्स, इसी तरह निकलते हैं ना टर्म्स ऑफ द राइट इशू। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? मजा आया बी पार्ट में? अच्छा, ईमानदारी से बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो, मैं नाम नहीं लूंगा इस बार, आप में से कोई ऐसा है, नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसे बता दें चैट में कि आप में से कोई ऐसा है जिसने जून 26 में पेपर दिया था। मैं नाम नहीं लूंगा इस बार। कोई है? यस कर दें जो उन्होंने कहा है। अच्छा, काफी लोग हैं माशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, ये हो गया था पार्ट या नहीं हुआ था ये आ गया था आंसर 2.079? यस और नो में जवाब दे दें। नहीं नहीं, ये वाला पार्ट हुआ था नहीं हुआ था, मैं मार्क्स नहीं पूछ रहा। आपसे नहीं हुआ, अच्छा आपसे हो गया, और आपसे भी हो गया था, गुड। और बाकी लोग बताएं, जो लोग जून 26 में मौजूद थे, ये वाला पार्ट हो गया था या मुश्किल हुई थी? थ्योरेटिकल आंसर दे दिया था? अल्लाह, नहीं नहीं, पेंडिंग रह गया था। अच्छा, अर्निंग 2000 ले ली थी, ओ। चलें, अच्छा यार यहाँ पे हमें नमाज का एक ब्रेक लेना होगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि बी पार्ट जो सी पार्ट है वो काफी बड़ा है, 10 मार्क का पार्ट है, हम खत्म कर नहीं सकते इसको, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा इसमें, 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम नमाज पढ़ लेते हैं प्लीज। ठीक है, लेट्स टेक अ नमाज ब्रेक, सही है। और प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, असल पार्ट समझे, सी पार्ट है, तो प्लीज़ इसको मिस नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं नमाज का, ठीक है, इंशाल्लाह 20-25 मिनट्स मैक्स। ठीक है, 9:25 पे हम इसको इंशाल्लाह रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, सही है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं बस, और नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नमाज ब्रेक है,
टिल, चले यार होगी टाइम, आज खड़ी हो रही है 9:25। मगर ये प्लीज मिस नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। चले नमाज का ब्रेक लेते हैं और फिर हम वापस आते हैं, नमाज पढ़ लें जल्दी से और वापस। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं चीज़ों को वापस से। अच्छा एक चीज़ सॉरी, यहाँ पे जनरल पेपर में भी आपने देखा ख्याल करना है, मैं नमाज के ब्रेक के चक्कर में भूल गया था। ठीक है, क्या गलती हो रही है, एक ये कि नीचे इतनी मैंने वर्किंग की थी, वो वर्किंग देखें कहीं मैंने शो नहीं की ना, ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं की। ये नहीं करनी गलती आपने ना, ठीक है। ये स्टूडेंट्स कभी कभार बेध्यानी में रह जाते हैं और फिर वो कहते हैं जी मार्क्स हमारी कम आए और हमारा तो बहुत अच्छा हुआ था। तो ये जो 8250, ये कहाँ से आया है, ये एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो 8250 है, इसकी वर्किंग हमें देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है जो अक्सर मैंने देखा है कि मतलब ये वो मिस्टेक है जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बोलोगे मेरा आंसर तो सही है, मैच हुआ है, सबसे आंसर मैच हुआ है 2.079, मगर शायद वर्किंग के मार्क्स आपके कुछ कट जाए ना, या कोई सिली मिस्टेक हो गई फिर तो लाजमी मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है, जो एक्सेल पे काम होगा वो लाजमी आपने जो है ना उसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, लाजमी, ठीक है, इसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए अभी जैसे हमसे हो गई थी भूल चूक, आपसे पेपर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको ज़रा एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वो। ठीक है जी, फिर हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा अब इसके बाद वैक निकालना है सी पार्ट में, जरा ट्राई करें देखें कैसे निकलेगा वैक, सोचें जरा। डिटरमिन द फोरकास्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव एंड कैलकुलेट हाउ द गियरिंग रेशियो एंड ईपीएस विल चेंज अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। दोनों चीजें बता दें, वैक कितना दोनों से आएगा, दोनों ऑल्टरनेटिव्स में, और गियरिंग और ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले वैक पे काम कर लेते हैं। अच्छा वैक निकालने का आपको तरीका पता है, हम क्या करेंगे जी। अब सी पार्ट करना है मेरे ख्याल से, सी पार्ट के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि हम सी पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें पीछे से लेनी होंगी तो कॉपी पेस्ट हो सकती हैं, ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा अब हम जो है वो वैक निकालना है हमें, ठीक है, तो रिवाइज वैक निकालना है। पहले बात कर लेते हैं ये इक्विटी पे। ठीक है, और फिर हम बात कर लेंगे डेट पे, सही है ना। रिवाइज वैक का तो समझ रहे हैं कि अब जो है ना बाद के हालात में क्या होने वाला है, सही है ना, बाद के हालात में क्या होने वाला है। राइट इशू। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा जी 4C शुरू हो रहा है। अच्छा अब वैक निकालने का तरीका आपको पता है, ई डी ए के डी वन माइनस टी, बारी बारी बात करते हैं। अच्छा, ये ई सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, ई सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। पहले ई था हमारा कितना, अभी हमने उसने सोल्यूशन में देखा ना, कितना था ई हमारे पास, वैग निकालते हुए देखा था 104,800। ये सेम रहेगा या चेंज होगा, जल्दी जल्दी बताएं, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें यार। क्या ये चेंज होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस किस वजह से होना चाहिए, शाबाश जवाब दें। 104,800 रहेगा या चेंज हो जाएगा। हम्म, हमने राइट इशू किया है। राइट इशू मीन्स इक्विटी में जाता है डेट में जाता है, रेड इशू करते हैं तो। हाँ जी, रेड इशू करते हैं तो इक्विटी में रिकॉर्ड होता है, डेट में रिकॉर्ड होता है, पार्टिसिपेट करें जी। ठीक है, तो इक्विटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे जल्दी जल्दी बता दें, रिवाइज इक्विटी कैसे निकलेगा। अच्छा, हम यहाँ एक मसला है, यहाँ हम 4C नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक्सेल का जगह ही नहीं दी है। आई थिंक ये थ्योरेटिकल सवाल था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें इसको कॉपी करके वहीं ले जाना होगा, वहीं पे ही करना पड़ेगा हमें। किधर, 4B वाले पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक्सेल की जगह दी नहीं है ना, और हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे। तो हम इसको, ठीक है, क्योंकि ये वो नहीं है ना। अच्छा बताएं इक्विटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे जल्दी जल्दी बता दें। एक तो नया फाइनेंस आएगा, इक्विटी की चेंज होगा इस वजह से, और क्योंकि इक्विटी फाइनेंस है, और बताएं। हम्म, सोचें जवाब दें। 4C, ठीक है, वो जो नया नया प्रॉफिट ऐड हुआ था, वेरी गुड अवैस करेशी, वेरी नाइस, सही बातें कर रहे हैं आप। तो रिवाइज इक्विटी हमें निकालना चाहिए, 4C हमारा सॉल्व होने जा रहा है, पुराना वाला इक्विटी नहीं चलेगा। अब रिवाइज इक्विटी निकालने के लिए क्या करें, आए जी यहाँ चलते हैं। एग्जिस्टिंग इक्विटी कितना था, ठीक है, ये जरा देख लेते हैं। सही है, एग्जिस्टिंग इक्विटी कितना था। अच्छा अब एक बात और मुझे बताएं, जो फोरकास्ट होता है वो आज का होता है या
फ्यूचर का होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।